हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शीशपाल चौहान। मैं शीशपाल चौहान आपका स्वागत करता हूं अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। आज मैं बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उनका पहला ही वन एक्ट प्ले जिसका टाइटल है द इनवॉय लेके आया हूं। और ये जो नाटककार हैं जिनका जिक्र पुराने ज़माने में चलता था, भाषा उनका नाम है और बहुत ही प्रसिद्ध प्ले राइट हुए हैं और कालिदास से पहले ही इनका नाम चलता था जो संस्कृत में लिखते थे। और इनके प्लेज खो गए थे लगभग और उन्हें अब ढूंढ लिया गया है 20th सेंचुरी में। भाषा इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट सेलिब्रेटेड इंडियन प्लेराइट्स हु रोट इन संस्कृत। ही इज इवन द प्रीडिसेसर ऑफ कालिदास। हिज प्लेज वर लॉस्ट एंड वर रीडिस्कवर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। अब आगे बढ़ते हैं। द टाइटल ऑफ द प्लेज द इनवॉय। इनवॉय का अर्थ होता है राजदूत। जो एक राजा के राजदूत होते हैं, दूसरे राजा के पास कोई न कोई महत्वपूर्ण सूचना लेके जाते हैं, कोई समझौता करना हो उसके बारे में जाते हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण युधिष्ठिर की तरफ से, पांडव कैंप की तरफ से कौरवों के दरबार में जाते हैं, जहाँ पे दुर्योधन और उसके सभी एल्डर्स, धृतराष्ट्र हैं, पिताश्री, पितामह हैं, भीष्म पितामह हैं, गुरु जितने हैं सारे बैठे हुए हैं। और दूसरे राजकुमार भी उन्होंने, दुर्योधन ने अपने दरबार में बुलाए हुए हैं क्योंकि उन्हें भविष्य में होने वाले युद्ध के बारे में कमांडर इन चीफ का चुनाव करने के लिए उसने अपने सभी राजकुमारों को और अपने परिवारजनों को दरबार में बुलाया हुआ है। एज द प्ले बिगिंस इट्स announced that the prince of Kauravas is entering the court। जैसे ही प्ले शुरू होता है तो यह घोषणा की जाती है कि कौरवों का राजकुमार दुर्योधन दरबार में हाजिर हो रहा है, दरबार में प्रवेश करने जा रहा है। He has summoned all the princes। उसने सभी राजकुमारों को बुलाया है, समन किया है। And the members of his family, और अपने परिवार के मेंबर्स को भी, सदस्यों को भी, for consultation, सलाह मशवरा के लिए कंसल्टेशन, सलाह मशवरा about deputing the commander in chief during their future war with the पांडवास के साथ जो युद्ध होने वाला है उसमें कौन कमांडर इन चीफ होगा, प्रमुख सेनापति कौन होगा, इसका जिक्र उन्हें आज करना है, इसके बारे में सलाह मशवरा करनी है। He is full of joy at the prospects of his victory over the पांडवास। और जैसे ही दुर्योधन दरबार में प्रवेश करता है तो उसके चेहरे पे एक खुशी का आवरण है। वह ऐसा लगता है बहुत ही प्रसन्न है और टेक्स्ट से ये भी पता लगता है कि वो खुश क्यों है, क्योंकि वह मन ही मन में पांडवों के साथ जो युद्ध होने जा रहा है उसमें अपनी विजय का दृश्य है वो देख रहा है। उसके जो ब्राइट होप्स हैं, प्रोस्पेक्ट्स क्या होती हैं? ब्राइट होप्स, अपनी उम्मीदों, जो उसकी उज्जवल उम्मीदें हैं उसके बारे में सोच के वो खुश हो रहा है। His face is showing happiness, extreme happiness over the possibility of his victory over the Pandavas. He has the support of 11 armies। उसके पास 11 armies की support है, 11 राज्यों की सेना उसके पास है। He wishes to know who is going to be the commander in chief during the coming war with the Pandavas। आने वाले युद्ध में प्रमुख सेनापति कौन होगा ये वो जानना चाहता है। Thus दुर्योधन invites with greetings his grandfather Bhishma Pitamaha, his uncle Lord Vakarna and all the warriors to the council chamber। तो दरबार में प्रवेश करने के पश्चात दुर्योधन सभी को, जिनमें ग्रैंडफादर उसके भीष्म पितामह ग्रैंडफादर हैं, उनको बड़े अदब के साथ विद ग्रीटिंग्स वो इनवाइट करते हैं। अंकल को, लॉर्ड वैकर्मा को, अपने जितने भी योद्धा हैं सभी को काउंसिल चैम्बर में इनवाइट करता है दुर्योधन, ताकि वो उनसे सलाह मशवरा कर सके। He also invites his friend कर्ण to accompany him। और अपने मित्र कर्ण को भी वो अपने कक्ष में ले जाने के लिए आमंत्रित करता है। He offers the territory। वहाँ पहुँच के वो अब सभी को उनके स्थान की तरफ इशारा करते हुए बैठने को आमंत्रित करता है। सभी को सीट, जो गद्दियां हैं, जो उनकी क्रम अनुसार, जो प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें सीट्स दी गई हैं, उन पे बैठने के लिए विनती करता है। He offers the tortoise थ्रोन टू गुरु द्रोणाचार्य। कछुए की शेप में बनी हुई गद्दी पर बैठने के लिए गुरु द्रोणाचार्य को कहता है, और शेर की आकृति की बनी हुई गद्दी पर बैठने के लिए भीष्म पितामह से वो
विनती करता है और लेदर की सीट जो बनी हुई है, लेदर मीन्स चमड़ा, चमड़े की जो सीट बनी है उस पे अंकल पांडु को बैठने के लिए कहता है। आफ्टर दैट ही रिक्वेस्ट ऑल द वॉरियर्स टू ऑक्यूपाई देयर सीट्स। इसके पश्चात दुर्योधन सभी योद्धाओं को अपनी अपनी सीट्स पर बैठने के लिए कहता है। ही मेक्स ऑल टू स्पीक ऑन द सिलेक्शन ऑफ द कमांडर इन चीफ। और जब सब बैठ जाते हैं तो सभी से वो कहता है कि भविष्य में होने वाले युद्ध में कौन सेनापति बनेगा, प्रमुख सेनापति, उसके बारे में सभी अपनी अपनी सलाह उसे दे। इन द मीन टाइम इट्स अनाउंस्ड दैट कृष्ण has come as an envoy from the पांडवा camp। इसी दौरान जब ये जिक्र शुरू होने वाला था तभी जो दरबान है चैम्बरलेन, उसके द्वारा ये घोषणा की जाती है कि श्री कृष्ण पांडवा कैंप से एक मैसेंजर के रूप में धृतराष्ट्र के दरबार में हाजिर हो रहे हैं। द चैम्बरलेन मीन्स अटेंडेंट, जो दरबान है, addressed कृष्णा as the best of men and it made दुर्योधन furious। और जो चैम्बरलेन है उसने कृष्ण का नाम बहुत ही अदब से लिया, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ लिया, उसे द बेस्ट ऑफ मैन कहा, उसे सर्वोत्तम पुरुष कहा। तो यह सुन के दुर्योधन आग बबूला हो जाता है, फ्यूरियस हो जाता है। ही डिडंट वांट टू लिसन टू एनी वर्ड ऑफ प्रेज फॉर कृष्ण। कृष्ण के लिए वो प्रशंसा का एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता है। देयर इज ए लॉन्ग स्पीच ऑफ दुर्योधन नाउ। इसके पश्चात दुर्योधन की एक बहुत लंबी स्पीच चलती है। द्रौपदी की पिक्चर को देख के वो एक स्पीच देता है। After that, Duryodhan tells the Kauravas about Krishna's arrival there as a messenger of the Pandavas and adds that they should be ready to hear Yudhishthira's soft feminine words from Krishna। पिक्चर देखने के पश्चात और पिक्चर पे अपनी टिप्पणी देने के पश्चात दुर्योधन जितने भी कौरव कुल के लोग वहाँ बैठे हुए थे उनको कहता है कि कृष्ण दरबार में एक मैसेंजर के रूप में आ रहा है, और साथ में ये भी कहता है कि सभी जितने भी उपस्थित गण हैं, जो भी लोग वहाँ मौजूद हैं, वो युधिष्ठिर का जो संदेश है वो कृष्ण के माध्यम से सुनेंगे। और युधिष्ठिर के शब्दों पर दुर्योधन ने टिप्पणी की है कि वो शब्द कैसे होंगे, सॉफ्ट फेमिनिन वर्ड्स, विनम्रता से भरे हुए शब्द, जो एक उसके दुर्योधन के अनुसार जो एक शूरवीर को शोभा नहीं देते, एक नरम नाजुक आवाज में बोले हुए शब्द वो पेश करेगा। Here we come to know about Duryodhan's egotistical attitude and his penchant for behaving rudely। और यहाँ पे हमें दुर्योधन के जो इगोटिस्टिकल एटीट्यूड है उसका, जो जिसमें उसका घमंड साफ नजर आता है, उसका पता चलता है। और उसका पौन शो क्या होता है, एक ऐसा शौक जो दूसरों को नाराज करता है। भद्दा व्यवहार करने के प्रति जो उसका शौक है वो भी जाहिर होता है, पता चलता है। देन कृष्ण एंटर्स द चैम्बरलेन विद द चैम्बरलेन। तब कृष्ण की एंट्री होती है दरबार में चैम्बरलेन के साथ। ही वेल अंडरस्टैंड दुर्योधन's नेचर एंड बिगिंस टू स्पीक। और कृष्ण पहले से ही दुर्योधन के बारे में जानता है, दुर्योधन के नेचर को अच्छी तरह से जानता है। तो कृष्ण दुर्योधन के बोलने से पहले ही कुछ कहने लग जाते हैं। He says that he knows it quite well that he should not have come as a messenger to him because he is habitual of making a mountain आउट ऑफ द मोल हिल। श्री कृष्ण इस बात को पहले से ही जानते थे कि उसे एक मैसेंजर के रूप में दरबार में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि उसे पता है कि दुर्योधन बाल की खाल निकालता है, एक छोटी सी बात को बड़ा बना देता है। क्रिएट्स माउंटेन आउट ऑफ द मोल हिल। इसका मीनिंग यही होता है कि छोटी सी बात का बतंगड़ बना देता है, बड़ी बना देता है। He grasps at even the unsaid words। और जो शब्द कहे भी नहीं गए हों उनको भी पैदा कर लेता है। But he has come there due to his friendship with अर्जुन। और श्री कृष्ण कहते हैं कि वह दरबार में इस वजह से आया, अपने फ्रेंड अर्जुन की मित्रता निभाने की वजह से वो दरबार में हाजिर हुआ है, एक राजदूत के रूप में वहाँ पेश हुआ है। द्रौपदी has been humiliated beyond measures by the Kauravas in front of all present in the court।
और आप जानते हैं कि कौरवों के दरबार में द्रौपदी का घोर अपमान हुआ है। दरबार में सभी उपस्थित थे, उन सब के सामने उनका बहुत ही निरादर किया गया है, अपमान किया गया है। सो कुरुज क्लैन इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड इन द फायर ऑफ भीम्स एंगर एंड बाय अर्जुन्स एरोज। और श्री कृष्ण दुर्योधन को कहते हैं कि कुरु क्लैन मीन्स जो कौरवों का वंश है, कुरु वंश है, अब खत्म होने वाला है, डिस्ट्रॉय होने वाला, बर्बाद होने जा रहा है। उसको भीम का गुस्सा और अर्जुन के तीर कौरवों के वंश को खत्म करने वाले हैं। Then the Chamberlain escorts Krishna to move on towards the special chamber where other princes were sitting. तत्पश्चात चैम्बरलेन कृष्णा को आगे की तरफ चलने के लिए उनसे आग्रह करता है जहाँ पर दूसरे राजकुमार भी बैठे हुए थे। As they see Krishna enter therein, जैसे वो कृष्ण को वहाँ प्रवेश करते हुए देखते हैं, they all get confused and started standing up from their seats. वो एकदम confused हो जाते हैं और एकदम खड़ा होना शुरू कर देते हैं, अपनी सीट से वो सारे खड़ा होना शुरू कर देते हैं। At this, Duryodhan reminded them of imposing fine if any one of them tried to stand up to show respect to Krishna. और जैसे ही राजकुमार कंफ्यूज्ड हो गए और वो अपनी सीट से खड़े होने लगे तो दुर्योधन ने उन्हें उन सब को याद दिलाया। और आप जानते हैं कि दुर्योधन ने सभी राजकुमारों को पहले से ही समझाया हुआ था कि जब श्री कृष्ण दरबार में एंटर करेंगे तो उनके सम्मान में खड़ा नहीं होना। जो भी राजकुमार उनके सम्मान में खड़ा होगा तो उस पर फाइन लगेगा, उस पर जुर्माना होगा। इस बात को फिर याद दिलाया। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ वीडियो 1 एंड अप हो जाती है और सेकंड वीडियो लेके मैं फिर आऊँगा। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।